नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार, लेक्चरर इन फिजिक्स, श्री गोकुल बाई भट्ट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरोही। सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स 1002, यूनिट फोर्स, वर्क एंड एनर्जी में आज हमारे टॉपिक होंगे फोर्स और लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स। फोर्स क्या होता है? तो जैसे मेरे पास कोई वस्तु है और उस वस्तु को मुझे मूव करवाना है, तो मैं क्या करूँगा? उस वस्तु को पुश करूँगा, मतलब उस वस्तु पर धक्का दूंगा। धक्का करने से वो वस्तु क्या हो जाएगी? अपनी स्थिति को छोड़ के आगे की तरफ मूव करने लगेगी। या फिर कोई वस्तु या फिर कोई साइकिल अगर चल रही है और उस साइकिल को चलने से मुझे रोकना है, कोई साइकिल को चला रहा है, तो मैं क्या करता हूँ? अगर उसको पीछे से पकड़ूँ और पकड़ के उसको रोक दूँ, तो भी उसकी स्थिति में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, उसकी गतिशीलता में परिवर्तन हो जाएगा और थोड़े समय पश्चात वह रुक जाएगी। तो जो मैं किसी वस्तु जो स्थिर है उसको चलाने का प्रयत्न कर रहा हूँ और जो गतिशील वस्तु है उसको रोकने का जो प्रयत्न कर रहा हूँ, तो जो कारक मैं यूज कर रहा हूँ वही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। तो किसी वस्तु को पुश करना, उसको रोकना, ये सब क्या है? जो मैं प्रयास कर रहा हूँ वो सब क्या है? फोर्स है, बल है। तो फोर्स की डेफिनेशन हम दे सकते हैं, किसी स्थिर वस्तु को गतिशील करने के लिए प्रयास के रूप में धक्का देना, अभी कहा मैंने, धक्का देना या उसको खींचना, अथवा गतिशील वस्तु को रोकने या उसके वेग में परिवर्तन के लिए वस्तु को खींचना बल कहलाता है। तो वेग में तो परिवर्तन होगा ही। जैसे कोई वस्तु चल रही है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, साइकिल कोई चला रहा है तो वो अपने वेग से चल रही है। अगर मैं उसको खींच लूँ पीछे की तरफ तो उसके वेग में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो यह है सब जो एफर्ट्स हम जो करते हैं किसी स्थिर वस्तु को गतिशील करने में और गतिशील वस्तु को रोकने में, वह सब के सब क्या हैं? वो सब क्या है? एक बल का ही एक रूप है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं बल के, वो अपन आगे देखेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं बल का मात्रक क्या है। तो बल एक, सबसे पहले बल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन हमें पता होती है कि किस साइड में फोर्स लग रहा है। अगर किसी वस्तु को आगे की तरफ धकेलना है तो मैं उसके पीछे से आगे की तरफ बल लगाऊंगा, तो बल की डायरेक्शन मुझे पता है क्या होगा। अगर पीछे की तरफ खींचना है तो बल की डायरेक्शन पीछे की तरफ। तो ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसे एफ सदिश से व्यक्त करते हैं। ऊपर एरो का अपन साइन लगा देते हैं। बल का ऐसा पद्धति में मात्रक क्या है? न्यूटन है, तथा इसका वी में सूत्र m1L1T-2 होता है। ये हमारी जो पहली यूनिट थी फिजिकल वर्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में, हमने देखा कि बल का जो वी में सूत्र है वो किस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर वी में सूत्र इसका होगा m1L1T-2। तो एक इसका ऐसे पद्धति में मात्रक हो गया न्यूटन। एक सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है डाइन। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, तो ये इसके कुछ मात्रक हैं और इसका वी में सूत्र है। उसके बाद में कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं फोर्स से रिलेटेड, वो हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला है, बल के कारण वस्तु में त्वरण या मंदन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो हम क्या करेंगे? अगर उसका धक्का देंगे तो उसका वेग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, या तो कम हो जाएगा। खींचेंगे तो कम हो जाएगा, और धक्का दे के उसको और तेज करेंगे तो उसका वेग बढ़ जाएगा। तो मतलब वेग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और हमें पता है कि जब वेग में परिवर्तन होता है तो एक्सीलरेशन जनरेट होता है, उत्पन्न होता है। तो वस्तु के कारण बल के कारण वस्तु में त्वरण या मंदन उत्पन्न होता है। दूसरा है, बल के कारण वस्तु की आकृति, शेप और आकार, साइज में परिवर्तन संभव है। जैसे अपने मेरे पास कोई स्प्रिंग है, अगर उस स्प्रिंग को मैं दोनों तरफ से दबाता हूँ, ठीक है, तो उसकी लंबाई में क्या हुआ? उसकी जो आकृति थी उसमें क्या हो जाएगा? बल के कारण क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर मैं उसको खींच लेता हूँ, ठीक है, तो जैसे 5 सेंटीमीटर की थी तो उसको मैंने दोनों सिरे पकड़ के उसको खींचा तो उसकी लंबाई में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो इस तरह से किसी वस्तु की आकृति आकार में क्या हो सकता है? परिवर्तन संभव है। तीसरा है, वस्तु पर बल लगाने के लिए उसे छूना आवश्यक नहीं है। ऐसे बहुत सारे फोर्स हैं जो हम पढ़ते हैं। जैसे
अगर मेरे हाथ में कोई पुस्तक है और उस पुस्तक को मैंने हाथ से पकड़ रखा है, मतलब हाथ से उस पुस्तक पर क्या लगा रखा है, मैंने फोर्स लगा रखा है, ठीक है। तो इसी वजह से वो हाथ में रुकी हुई है। और जैसे ही मैं उस हाथ से उस पुस्तक को छोड़ देता हूँ तो पुस्तक क्या करती है, नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है। वो नीचे की तरफ क्या करती है, उस समय जैसे मैंने उसको छोड़ा तो हाथ का फोर्स क्या होगा, हट गया, लेकिन वस्तु डायरेक्ट नीचे की तरफ, तो उस पर दूसरा फोर्स अप्लाई हो गया, उसको बोलते हैं अपना गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो अब वो किसके द्वारा लगा, पृथ्वी के द्वारा लगा। अब पृथ्वी ने उसको पकड़ के नहीं खींचा, वो उसका अपना एक नेचर है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उस पृथ्वी ने उस वस्तु को अपनी तरफ खींचा, तो उसको छुआ नहीं है, डायरेक्ट वो नीचे की तरफ आ गई। तो इस तरह के कुछ बल हैं जिसमें छूने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अपन चुंबकीय बल पढ़ते हैं, किसी मैग्नेट को अगर किसी लोहे के पास लेके जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो तुरंत अपनी ओर उसको खींच लेती है, ठीक है। जब वो चिपक जाता है तब तो उसने उस पर फोर्स कांटेक्ट में आ गया, लेकिन जब हम उसको कांटेक्ट में भी नहीं लेके आते हैं उस मैग्नेट को आयरन के पास में, तब भी वो उसको एक दूर से उसको अपनी तरफ खींच लेती है। तो ये हम कह सकते हैं कि बल के कारण बल लगाने के लिए किसी वस्तु को छूना आवश्यक नहीं है। चौथा है, यदि किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्यरत हों और वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो यह बलों की संतुलन की स्थिति कहलाती है। अगर एक ही वस्तु पर बहुत सारे बल लगे हुए हों और वस्तु हिल नहीं रही है, ठीक है, तो वह अपनी स्थिति में है, उसी स्थिति में है, तो इसे बोलते हैं बलों की संतुलन की अवस्था। पांचवा पॉइंट है, यदि किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्यरत हों और कार्यरत बल संतुलन की स्थिति में नहीं हो तो वस्तु परिणामी बल की दिशा में गति करेगी, ठीक है। तो वही बात, अगर हिलती नहीं है वस्तु तो वो तो होगी संतुलन की स्थिति। दूसरी स्थिति ये भी है कि वो जिधर बल लगेगा उधर की तरफ मूव करनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो स्थिति है वो असंतुलन की स्थिति कहलाएगी, और असंतुलन की स्थिति में वस्तु उस तरफ गति करेगी जहाँ जिधर परिणामी बल लग रहा है। छठा पॉइंट है, प्रकृति में मूल बल 4 प्रकार के हैं। तो गुरुत्वीय बल है, ठीक है, पहला गुरुत्वीय बल, दूसरा है स्थिर विद्युत बल, और तीसरा है दुर्बल बल, और चौथा है अभिक्रिय बल। तो इस तरह से हम बल को स्टडी कर सकते हैं कि बल क्या होता है, बल की यूनिट क्या होती है, बल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और बल के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं किसी वस्तु पर। उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, ठीक है। तो रेखीय संवेग को डेफिनेशन हम दे सकते हैं, किसी गतिशील वस्तु के वेग, जिसको हमने यहाँ डिनोट किया है v से, तथा द्रव्यमान m के गुणनफल को वस्तु का रेखीय संवेग कहते हैं, लीनियर मोमेंटम कहते हैं, और उसे कैपिटल P, चूँकि ये सदिश राशि होती है तो इसके ऊपर एरो से इसको दिखाते हैं। तो किसी गतिशील वस्तु के वेग v तथा द्रव्यमान m के गुणनफल को वस्तु का रेखीय संवेग कहते हैं। तो वस्तु का रेखीय संवेग बराबर हो गया द्रव्यमान गुना तो m, तो P बराबर हो गया mv। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन से ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया है, P बराबर mv। संवेग का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। देखो भाई, m का मात्रक किलोग्राम किग्रा, और v का मात्रक होता है मीटर अपॉन सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो इसी तरह रेखीय संवेग का हो गया किग्रा इंटू मीटर अपॉन सेकंड, जिसे न्यूटन इंटू सेकंड भी से भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, न्यूटन इंटू सेकंड से भी व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद में, यदि दो असमान द्रव्यमान की वस्तुएं समान वेग से गतिशील हो तो अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का रेखीय संवेग अधिक होता है। इसको ढंग से देखना भाई, यदि दो असमान द्रव्यमान की वस्तुएं समान वेग से गतिशील हो तो अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का संवेग अधिक होता है, ठीक है। स्पष्ट है कि नियत वेग से गतिशील पिंडों का संवेग उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यदि इसी प्रकार यदि दो असमान द्रव्यमान की वस्तुएं समान रेखीय संवेग से गतिशील हो तो कम द्रव्यमान की वस्तु अधिक वेग से गति करेगी, ठीक है। अगर दोनों का रेखीय वेग समान है तो क्या होगा, कम द्रव्यमान की वस्तु है
वो अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु से अधिक वेग से क्या करेगी, गति करेगी। तो समान रेखीय संवेग का मतलब हुआ है जब P1 P2, एक वस्तु का रेखीय संवेग P1 है, दूसरे का क्या है P2 है, और दोनों क्या है नियत हैं, ठीक है। तो P1 बराबर मतलब नियत का मतलब दोनों समान है, तो P1 बराबर P2। तो P1 क्या होगा M1V1 बराबर M2 V2। तो M1 अपॉन M2, ठीक है। तो M1 के नीचे आ जाएगा M2 और V2 अपॉन V1। यदि M1 ग्रेटर देन M2 हो तो यदि पहली वस्तु का द्रव्यमान है वो दूसरी वस्तु के द्रव्यमान से ज़्यादा है तो इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं V2 है वो ग्रेटर देन होगा V1 से, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं रेखीय संवेग को कि रेखीय संवेग क्या होता है। तो हमने बात की फोर्स किसे कहते हैं तथा लीनियर मोमेंटम को हमने डिफाइन किया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति का द्वितीय नियम। तो यह नियम लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग और फोर्स में रिलेशन को बताता है। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की दर वस्तु पर आरोपित बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो ये है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कि रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। वस्तु के रेखीय संवेग में यह परिवर्तन बाह्य बल के कारण बाह्य बल की दिशा में होता है। माना m द्रव्यमान की वस्तु प्रारंभिक वेग v1 से गतिशील है। अब हम मानते हैं कि कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, वह है जिसका इनिशियल वेलोसिटी v1 है तथा वस्तु पर बाह्य बल F लगाने पर, अब क्या करते हैं उस वस्तु पर जो जिसका द्रव्यमान m है उस पर बल लगाया F लगाने पर डेल टी समय अंतराल में वस्तु का वेग डेल टी समय पश्चात उसकी जो वेलोसिटी है वो v1 से बढ़कर v2 हो जाता है। तो v1 से v2 डेल टी समय पश्चात उसकी या उसका वेग हो जाता है। तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग जो उसका इनिशियल मोमेंटम है वो होगा लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन से P1 इक्वल स्मॉल m, जो उस वस्तु का द्रव्यमान है, और उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा वो है v1। तो P1 इक्वल m v1। डेल टी समय पश्चात रेखीय संवेग क्या होगा उसका, जब उसका वेग v2 हो जाता है तो वो होता है वह होगा P2। तो P2 बराबर m v2। तो डेल टी समय अंतराल में रेखीय संवेग में परिवर्तन, अब P1 है m v1 और डेल टी समय पश्चात P2 हुआ m v2। अब डेल टी समय में रेखीय संवेग में परिवर्तन कितना हुआ उसको हमने लिखा डेल्टा P से, और डेल्टा P बराबर हो जाएगा P2 माइनस P1। अगर P2 से हम P1 को माइनस करना है तो रेखीय संवेग में परिवर्तन हमारे पास आ जाएगा। तो रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम अनुसार जो फोर्स है वह प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है लीनियर मोमेंटम जो रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के। तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको बोलते हैं समानुपाती नियतांक, और यहाँ उसको लिखा आपने K से। तो F बराबर हो जाएगा K डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। और यदि K इक्वल 1 है तो K को हम 1 मान लेंगे। उससे पहले F बराबर K डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, तो K को 1 माना तो K की वैल्यू 1 हो गई। लेकिन P क्या है, P बराबर होता है mv, रेखीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो डेल्टा mv अपॉन डेल्टा T। तो स्थिर द्रव्यमान के पिंडों के लिए अगर जो द्रव्यमान है वो किसी वस्तु का अगर जो m आपने बोला वो स्थिर है, कांस्टेंट है, तो F बराबर क्या हो जाएगा m डेल्टा v अपॉन डेल्टा T। m में कोई चेंज नहीं हो रहा तो m इंटू डेल्टा v अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा T ये हो गया। तो एंड
एक्सीलरेशन। तो इसको हमने डिनोट कर दिया यहाँ ए से, तो हमारे पास आ गया F बराबर एम ई। ठीक है, तो एम क्या है, उस वस्तु का द्रव्यमान है और ए उस वस्तु का त्वरण है। तो इस तरह से ये न्यूटन के गति के नियम से हमारे पास, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हमारे पास एक फोर्स की एक डेफिनेशन आ गई एम इंटू ए के फॉर्म में। तो इसका जो द्रव्यमान जो फोर्स का जो मात्रक होता है वो है 1 न्यूटन, ये न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर हो गया एम का द्रव्यमान किलोग्राम और त्वरण का मात्रक हो गया मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इसका 1 न्यूटन बराबर हो गया किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि आंकिक रूप से 1 किग्रा द्रव्यमान वाली वस्तु पर बल आरोपित करने पर यदि वस्तु 1 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर त्वरण से त्वरित होती है तो वस्तु पर कार्यरत बल 1 न्यूटन कहलाता है। तो इस तरह से हम 1 न्यूटन को डिफाइन कर सकते हैं। और तो इस वीडियो में हमने देखा कि फोर्स क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है और लीनियर मोमेंटम और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो हमने न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हमने इसको निकाला। तो इस तरह से F बराबर हमारे पास आया एम ए, फिर हमने 1 न्यूटन को डिफाइन किया। थैंक यू।